नवोदय साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए विषय के साथ जुड़ते हैं जिसका नाम है वाक्य। देखिए, यह वाक्य जो टॉपिक है यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा के दृष्टि से भी, समझ विकसित करने के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आप इस वाक्य के संरचना, प्रकार, आधार की बात करेंगे तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा और आपसे इस पर आधारित अब कोई प्रश्न गलती भी नहीं होगा। तो आइए इसे हम लेट न करते हुए कम शब्दों में, कम समय में इसे पूरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वाक्य होता क्या है। आपके सामने एक टॉपिक है वाक्य। तो अगर बात करें तो वाक्य होता क्या है, तो आप कहेंगे पद, जो पद होते हैं, शब्द जो होता है आप जानते हैं, शब्द भी जानते हैं, पद भी जानते हैं, वाक्य भी जानते हैं। अब देखिए कैसे होता है। एक संरचना होती है कि अक्षर या वर्ण, ध्वनि को जब लिखित रूप में प्रयोग करते हैं तो उससे अक्षर या वर्ण बोलते हैं। वर्ण से जो है शब्द बनता है, शब्द से जो है पद बनता है, पद से उपवाक्य बनता है, उपवाक्य से जो है वाक्य बनता है। ये इसकी संरचना की प्रक्रिया रही है। अब जो है, जो हम वाक्य की बात कर रहे हैं, तो जब छोटे छोटे पदों को जोड़ करके या दो पदों को जोड़ करके या दो से अधिक पदों को जोड़ करके जब एक उपवाक्य बनाते हैं और उन उपवाक्यों को मिला करके जब दो या दो से अधिक उपवाक्य मिला देते हैं तो वो पूरा का पूरा वो वाक्य कहलाता है। अब देखिए पद क्या होता है। पद जो है शब्द का वह स्वतंत्र रूप है जो किसी नियम में नहीं बंधा है, लेकिन जब किसी पदों को हम नियम में बांध देते हैं तो वह वाक्य का रूप धारण कर लेता है। तो यह वाक्य जो है, अब देखते हैं कि वाक्य की संरचना कैसे होती है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वाक्य के प्रकार। देखिए, वाक्य के प्रकार बात करते हैं तो वाक्य के प्रकारों में यदि हम बात करें तो वाक्य के 3 प्रकार माने जाते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार लोग मानते हैं, ठीक है। वाक्य के 2 प्रकार मुख्य रूप से माना जाता है, लेकिन मैं 3 बता रहा हूं। अब देखिए कैसे 3 प्रकार हैं। पहला जो वाक्य बनाते हैं इसमें हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं संरचना के आधार पर। इस वाक्य का नाम देते हैं संरचना के आधार पर। इसका नाम है संरचना, संरचना के आधार पर। अब देखिए संरचना के आधार पर। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तीसरा होता है आपका रचना के आधार पर। तो रचना, रचना के आधार पर। देखिए, अब वाक्य के प्रकार आपके सामने हो गए 3। पहला हुआ कि संरचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर और तीसरा रचना के आधार पर। इन तीनों वाक्यों में अब बात करें तो संरचना के आधार पे भी वाक्य के 2 प्रकार माने जाते हैं। इसको लोग खंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसे खंड के आधार पे भी लोग कहते हैं, कुछ लोग संरचना के आधार पे कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, संरचना या खंड, ठीक है, संरचना या खंड। तो इसे संरचना या खंड भी कहते हैं। तो इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य आपका, दूसरा होता है विधेय, विधेय। अब देखिए, ये उद्देश्य और विधेय होते क्या है इसे भी देख लीजिए। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य उसे कहते हैं जब किसी वाक्य में जो कर्ता है, ठीक है, और कर्ता किसी कर्म के साथ आ रहा है, या यूं कहें कि जो वाक्य में जो कर्ता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के बाद जो कर्म या क्रिया आए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, इसको ऐसे देखिए, राम खेलता है। हमने कहा, दूसरा वाक्य लिखा कि राम क्रिकेट खेलता है। अब देखिए, हमने ऊपर लिखा राम खेलता है, दूसरा लिखा राम क्रिकेट खेलता है।
ये दोनों वाक्य में एक में क्या है, राम खेलता है, तो यह बात करेंगे तो यह क्रिया के आधार पर वाक्य जो होगा वो होगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या है, जो वाक्य है राम खेलता है अकर्मक क्रिया के आधार पे है। ठीक है, अकर्मक क्रिया। और इसमें बात करेंगे तो क्रिकेट खेलता है हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब ध्यान देने की बात है, अकर्मक क्रिया जैसे राम खेलता है अकर्मक क्रिया है, राम क्रिकेट खेलता है सकर्मक क्रिया है, ये तो क्रिया के आधार पे है। लेकिन अब इसी में मैं बात करूं आपसे कि यह इसमें उद्देश्य और विधेय कौन सा है, तो आप कहेंगे कि इसमें उद्देश्य वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का की बोध कराता हो। तो उद्देश्य में जो संज्ञा सर्वनाम का बोध कराता है उसे बोलते हैं उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए राम जो है आपका उद्देश्य हो जाएगा और खेलता है आपका विधेय हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी यह राम जो है आपका उद्देश्य है और क्रिकेट खेलता है पूरा वाक्य जो है आपका विधेय है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो यह जो है आपका संरचना के आधार पर वाक्य के दो भेद हुए, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम है जो कर्ता के रूप में है उसको जो है हम उद्देश्य रहते हैं, बाकी जो है क्रिया या कर्म जो आता है उसे हम विधेय में रख लेते हैं। तो ये संरचना के आधार पे हो गए। अब देखिए आपके सामने एक अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। अब अर्थ के आधार पर यदि वाक्यों की प्रकार की बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार बताए जाते हैं वह कुल आपके प्रकार 8 बताए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अब देखिए अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं इनके हम नाम जो है लिखते हैं। जैसे नंबर तो 8 प्रकार में पहला होता है जो आपका विधानवाचक वाक्य, हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। ठीक है, पहला होता है क्या हमारा विधानवाचक वाक्य। दूसरा होता है निषेधात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य, तो आप दूसरा कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4 जो होता है उसे हम कहते हैं नंबर 4 में होता है प्रश्नवाचक नंबर 5 पे होता है आपका इच्छावाचक वाक्य। नंबर 6 पे होता है आपका संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। और यदि हम बात करें नंबर 7 पे तो आप कहते हैं कि यह होगा आपका संकेतवाचक वाक्य। नंबर 8 पे होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये आपके कुल अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हुए। यदि हम बात करें कि अब जो है एक एक करके कि विधानवाचक वाक्य कौन सा है, निषेधात्मक वाक्य कौन सा है, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इनमें अगर एक एक की बात करें तो आपका पहला आता है विधानवाचक वाक्य। देखिए विधानवाचक जो वाक्य है, इस विधानवाचक वाक्य को समझने का सबसे आसान तरीका है कि जब कर्ता कोई कार्य करता है तो या कोई कार्य पूर्ण हो गया है या अपूर्ण हो गया उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर संबंध सिर्फ करने से। जब कोई कर्ता किसी कार्य को करता है
तो उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जब किसी वाक्य में कार्य का करना या होना पाया जाए, ठीक है, जब कार्य के करना या होना पाया जाए तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहूँ कि राम खेलता है, सोहन पढ़ता है, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारा नाम क्या है, सॉरी तुम्हारा नाम क्या बदल जाएगा यहाँ पे, विधानवाचक वाक्य नहीं। विधानवाचक में ऐसे वाक्य जो होते हैं, और कहूँ कि सोहन हंसता है, ठीक है, तो जितने ऐसे वाक्य होते हैं तो इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब जो है अगला आपका निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में आपको ये आदेश दिया गया है, निषेध किया गया है कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। जब ये कार्य नहीं करना चाहिए वहाँ पर निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे मैं कहूँ कि निषेधात्मक वाक्य में कहूँ कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमने जैसे लिखा कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये हमारा निषेधात्मक वाक्य हो गया, ठीक है। और ऐसे कहूँ कि आज कल के लोगों ने इसको ऐसे लिखिए, कहें कि आज तुम्हें घर नहीं जाना है। तो यह भी पूरा निषेधात्मक वाक्य है। ऐसे वाक्य जिसमें आपको नहीं, न, मत ऐसे वाक्य लगा करके आपको वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बोला गया है तो वहाँ पे निषेधात्मक वाक्य होगा, जिसमें आपको रोक। जैसे कहते हैं मंदिर में जूते पहन के जाना वर्जित है, मना है। मंदिर में जूते पहन कर जाना मना है। तो हमने कहा मंदिर में जूते पहनकर जाना मना है। जो मना लिखा है ना, मना शब्द जो है निषेध का प्रयोग को प्रतीक कर रहा है, क्योंकि ये मना कर रहा है कि आपके लिए मना है कि जूते पहनकर नहीं जाना है। तो ये है जो आपका निषेधात्मक वाक्य। अब देखिए आज्ञावाचक वाक्य। जब आप किसी को आदेश देते हैं, ठीक है, या उसे आप आज्ञा देते हैं, तब जो है वहाँ पे आज्ञा निषेधात्मक का होता है। जैसे मैं कहूँ कि जल्दी जाओ, तो आपने कहा जल्दी जाओ, उसे आपने आदेश दिया। और ऐसे मैं कहूँ कि तुम घर जाओ, तो यहाँ पर क्या है, तुम घर जाओ, यह भी आपने उसे आदेश दिया। तो ऐसे वाक्य में तुम जल्दी जाओ, तुम घर जाओ, जल्दी जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। अगर आपने कहा जल्दी जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, तो ये भी आपका निषेधात्मक वाक्य हो गया, ठीक है। तो सॉरी, ये आपका आज्ञावाचक वाक्य हो गया। तो ऐसे वाक्य जो है आपका आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। अब देखिए अगला है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जब आप किसी वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, जब किसी वाक्य में प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तो आप अपना नाम बताओगे। तो जो यहाँ पे हमने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, यह जो क्या शब्द है
यह आपके लिए प्रश्न कर रहा है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हमने, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तुम कौन हो और कहाँ रहते हो। कहाँ रहते हो, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो, तो कौन कहाँ। देखिए दो प्रश्न एक साथ पूछा गया है प्रश्नवाचक वाक्य में। तुम कौन हो पहला तो ये, और कहाँ रहते हो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य ही है, और आपसे पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही अगला देखिए इच्छावाचक वाक्य। जब आप किसी इच्छा व्यक्त करते हैं, जब किसी वाक्य में किसी के प्रति इच्छा व्यक्त करने का भाव प्रकट हो जाए, या उसे आप आशीष दें या आशीर्वाद दें या उसके लिए प्रार्थना करें या अपनी इच्छा व्यक्त करें, वहां पर जो है आपका इच्छावाचक वाक्य है। जैसे मैं कहूँ कि आज मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है, तो यह जो है बहुत मन कर रहा है ना, इसकी वजह से हमारी इच्छा है कि मैं घूमे चलूँ। तो और दूसरी देखिए, तुम मेरी आशीष है कि मेरा आशीर्वाद है कि तुम सफल होगे, ऐसे कहूं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम पास हो जाओ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम पास हो जाओ। क्या है, ईश्वर से प्रार्थना, हमने आपके लिए आशीष मांगा है, आपके लिए प्रार्थना किया है, तो प्रार्थना शब्द से ये वाक्य जो है पूरा बदल गया। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप पास हो जाओ। तो इस ईश्वर से प्रार्थना शब्द से आपके जो एक तरीके से इच्छावाचक है या आशीष की बात है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा वाक्य बदल गया। यह वाक्य जो है इच्छावाचक वाक्य हो गया, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ऐसे देखिए अगला है, अब इसमें आएगा अगला संदेह वाक्य। अब संदेह क्या है, संदेह वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें आपको संशय हो, संदेह हो कि यह कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैं कहूं कि मैं कहता हूं शायद वह मुझे अब कभी याद नहीं करेगा। शायद वह मुझे अब कभी याद नहीं करेगा। तो हमने क्या कहा, कभी याद नहीं करेगा, कौन, अब। तो वह मुझे अब कभी याद नहीं करेगा, शायद। तो शायद शब्द लगाते ही वह जो है संदेह बन गया कि शायद से यह फिक्स नहीं हो पा रहा कि वह मुझे याद भी करेगा या नहीं करेगा। उसको ऐसा लग रहा है कि वह मुझे याद नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से ये जो है आपका संदेहवाचक है। ऐसे कहूँ दूसरा देखिए, शायद वर्षा होगी कि नहीं, आज मौसम साफ है, शायद वर्षा हो। ये भी वाक्य देख लीजिए, आज तो मौसम साफ है, आज तो मौसम सही है, सही नहीं होता, साफ है या अच्छा है, मौसम सुहाना है शायद वर्षा होगी। ठीक है, आज तो मौसम सुहाना है, शायद वर्षा होगी। तो ये भी आपका वाक्य जो है संदेह है वाचक वाक्य में आ जाएगा। अगला वाक्य देखिए आपका, अगला वाक्य होता है संकेत। जब किसी वाक्य से किसी कार्य के होने का संकेत हो, ठीक है, जब किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के होने का संकेत होता है तो उसे हम संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे तुम चलते तो मैं भी चलता। मैं कह रहा हूं तुम
चलो तो मैं भी चलूं, तुम चलो तो मैं भी चलूं। अब देखिए इसमें संकेत क्या है, एक कार्य के होने के बाद, एक कार्य के होने की प्रक्रिया जो है दूसरे कार्य के होने की प्रक्रिया के बीच जो अंतर है वह जो है पहला जो कार्य हो रहा है उसके आधार, उसी पर आधारित दूसरा कार्य है। इसमें संकेत कर रहा है, संकेत हो रहा है कि मैं भी चलूं, मैं काम तभी कर सकता हूं, मैं तभी चल सकता हूं जब तुम चलो, तुम चलो तो मैं भी चलूं। यहाँ मैं भी चलूं जो है, मेरे चलने की प्रक्रिया तभी है जब तुम चलो। तो संकेत है कि एक कार्य के होने पर, मतलब जो मुख्य कार्य है, मुख्य जो करता है, उसके होने से जो उपवाक्य है, जो आश्रित करता है, वह जो है उस पर आधारित है। जैसे अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं तो मैं भी साथ चलता। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं चल सकता। ऐसे कहा, ठीक नहीं है इसलिए, इसलिए मैं नहीं चल सकता। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं चल सकता। यह भी जो है आपका संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य में पहले कार्य के कर्ता जो है वो जो है पहला कर्ता दूसरे कर्ता के बीच जो अंतर है वह पहले कर्ते पर दूसरा कर्ता निर्भर कर रहा है, अर्थात पहले कार्य करने वाले व्यक्ति पे ही दूसरा कार्य निर्भर हो रहा है, उसका संकेत करा रहा है। तो यह जो है संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए अगला जो है आपका लास्ट जो है इसमें से विस्मयादि बोधक है। अब विस्मयादि बोधक जो है जहां पर आपको विस्मय हो, आश्चर्य हो, जैसे कहूं कि हे राम, हे राम कहूं तो यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। हे राम तुम कब आओगे, हे राम तुम कब आओगे, तो ये वाक्य क्या हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। मैं कहूं हाय यह क्या हो गया, हाय यह क्या हो गया, तो ये भी जो वाक्य है ये भी विस्मयादि बोधक वाक्य है, क्योंकि हाय शब्द लग गया तो हे हाय, जहां पर विस्मयादि चिन्ह लगे, जहां पर विस्मयादि चिन्ह वाक्य प्रयोग किया जाए वह वाक्य जो है विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएगा। तो ये हुआ आपका अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार, जो कुछ इस प्रकार है जैसा कि हमने अभी देखा। अब जो है अगला वाक्य जो हमारा आता है वह आता है सरल और संयुक्त और मिश्र। यह जो है रचना के आधार पर, ठीक है, ये तो हुई बात अर्थ के आधार पर। अब बात आती है रचना के आधार पर कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर देखिए वाक्य जो प्रकार है वह 3 होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है, तो इसको आसान तरीका है समझने के लिए कि इसमें कर्ता क्रिया, देखिए कर्ता क्रिया तो सभी वाक्यों में होगी, बगैर कर्ता क्रिया के तो वाक्य नहीं चलेगा। अब सरल वाक्य में क्या है, सरल वाक्य के नियम क्या है, इसको पहचानने तरीका कि सरल वाक्य में एक कर्ता और 2 क्रिया होना आवश्यक हो जाता है। या तो एक कर्ता एक क्रिया, ठीक है, या ये फिक्स है कि एक कर्ता के साथ 2 क्रिया या 2 कर्ता के साथ 1 क्रिया। अब इसको समझिए कि काम 1 होगा करने वाला 2, या काम 2 होगा और करने वाला 1, तो साधारण वाक्य होगा। या यूं कहूं कि जहां पर सरल वाक्य में कर्ता जो है एक कर्ता हो या 1 क्रिया हो तो भी सरल वाक्य, ठीक है। यहां पर ये चीजें हैं कि इसको ऐसे
सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया फिक्स होगा और वाक्य तभी सरल होगा। जैसे राम खेलता है, सोहन पढ़ता है, रमेश गाता है, शीला नाचती है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे पूरा का पूरा सोहन खेलता है, शीला नाचती है, राम पढ़ता है, ये जितने वाक्य हैं पूरा का पूरा जो है सरल वाक्य है। यह पूरा वाक्य जो है सरल वाक्य उदाहरण है। इसमें एक कर्ता एक क्रिया जरूर होगा। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, वह सरल वाक्य कहलाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जहां एक कर्ता एक क्रिया होगा वो सरल वाक्य। अब दूसरा देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो है संयुक्त वाक्य में कर्ता एक होगा, क्रिया दो हो जाएगी, या कर्ता दो होगा, क्रिया एक हो जाएगी। अर्थात समझिए इसको ऐसे, संयुक्त वाक्य की जब बात होती है तो इसको ऐसे समझिए, या तो जो कर्ता है वो कर्ता एक ही होगा और दो काम करेगा, या तो कार्य जो है दो हो जाएगा और मतलब कार्य एक हो जाएगा और क्रिया दो हो जाएगी। मतलब करने वाला जो है करने वाला दो हो जाएगा, यानी मतलब कर्ता जो है कर्ता एक तो क्रिया दो, या क्रिया दो तो कर्ता एक। अगर ऐसा संबंध बनता है तो यह संयुक्त वाक्य होता है। कभी कभी वाक्य में दो कर्ता और दो क्रिया अलग अलग होती हैं, तो ये भी होता है कि इसमें फिक्स है कि एक कर्ता के साथ दो क्रिया, या दो क्रिया के साथ एक कर्ता, या दो क्रिया दो कर्ता एक साथ साथ आते रहेंगे। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि दो क्रिया और दो कर्ता भी होंगे तो ये साथ साथ भी रहेंगे। इनका संबंध है एक कुछ प्रकार से। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसके सही उदाहरण क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे ठंडी हवा चल रही थी इसलिए वह नहीं उठा, इसलिए मैं सोता रहा। ऐसे लिखता हूँ मैं, एक वाक्य लिखा हूँ, आज ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं सोता रहा। इसलिए मैं सोता रहा। देखिए, आज ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं सोता रहा। अब जो है आज ठंडी हवा चल रही थी, ये अपने आप में एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, मैं सोता रहा, क्या करता रहा? मैं सोता रहा, मैं सोता रहा। अब इसलिए को अभी छोड़िए आप, मैं सोता रहा दूसरा वाक्य है, और आज ठंडी हवा चलती रही, आज ठंडी हवा चल रही थी, दो वाक्य हो गए। अब दोनों वाक्य क्या है? सरल वाक्य है। देखिए, मैं सोता रहा सरल वाक्य है, आज ठंडी हवा चलती रही सरल वाक्य है। जब दो सरल वाक्य को जोड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य बनते हैं। और संयुक्त वाक्य जोड़ने के कुछ नियम है, पहचान है। जैसे पहचान देखिए, इसकी पहचान में क्या है? जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, या, अथवा, और, ठीक है, पर आदि। इसकी कुछ पहचान है कि इतने चीज जो है संयुक्त वाक्य में आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे इसलिए जो शब्द है, यह जो है दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, और इसको बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय बोधक चिन्ह, इसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक चिन्ह। यह समुच्चय बोधक चिन्ह है जो दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है एक कंजक्शन के रूप में। तो यह हुआ ऐसे संयुक्त वाक्य कुछ उदाहरण। अब देखिए अगला जो वाक्य आपका आता है वो आता है
मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य देख लीजिए। मिश्रित वाक्य जो है दो संयुक्त, जब मिश्रित वाक्य जो होता है मिश्रित वाक्य, इसमें दो वाक्य होते हैं, एक मुख्य वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है, जिसको मुख्य वाक्य अर्थात प्रधान वाक्य बोलते हैं। एक दूसरा उपवाक्य होता है, मतलब एक मुख्य वाक्य दूसरा उपवाक्य, और मुख्य वाक्य पे आधारित जो है उपवाक्य होता है। उपवाक्य को आश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि मुख्य वाक्य या प्रधान वाक्य, दूसरा उपवाक्य या आश्रित वाक्य। मुख्य वाक्य पे ही आश्रित वाक्य होते हैं या प्रधान वाक्य होते हैं, ठीक है, या वाक्य मुख्य वाक्य पे आश्रित वाक्य होते हैं या फिर उसे उपवाक्य बोलते हैं, उपवाक्य होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं कहूं कि ऐसे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह घर मेरा है। देखिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह घर मेरा है। अब यहां पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह घर मेरा है, जैसे आपने कहा। तो इसमें दो वाक्य हैं कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पहला मुख्य वाक्य है, मुख्य वाक्य, और यह घर मेरा है, यहां से लेकर के यहां तक यह घर मेरा है, यह है आश्रित, आश्रित वाक्य। अब यह हुआ आपका वास्तविक वाक्य, यह हुआ मुख्य वाक्य। यह घर मेरा है किस पर आधारित है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। कौन कह रहा है? मुख्य वाक्य कह रहा है। मुख्य वाक्य जो है यह कह रहा है कि मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यह घर मेरा है। उसने यह मुख्य वाक्य से कह रहा है। तो यहां पर आपका जो वाक्य है यह मिश्रित वाक्य है। अब जोड़ने का जो काम है यहां पर की, जो सहायक रूप में परिवर्तित होकर के आई है। अब देखिए, ऐसे ही अभी बहुत उदाहरण है। जैसे मैं कहूं कि जो मेहनत करता है वो सफलता को प्राप्त करता है। जैसे कहूं, जो मेहनत करता है वही सफल बनता है, या सफल होता है, सफल होता है। तो या यूं कहूं कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। देखिए, पूरा वाक्य जो है यह मिश्रित वाक्य है। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे तो छोड़ दिए पास हो जाओगे। तो ये सब जो है ये संयुक्त वाक्य को जोड़ने काम कर रहा है, कंजक्शन काम कर रहा है। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे। तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पास होने के लिए, पास होने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो मुख्य वाक्य पर आश्रित वाक्य जो है हो गया। ऐसे ही जो मेहनत करता है वह सफल होता है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो यहाँ पे जो वही है वही सफल होता है। सफल कौन होता है? जो मेहनत करता है। तो सफलता किस पे निर्भर कर रही है? मेहनत पे। पास होना किस पे निर्भर करना? पढ़ने पे। तो यह जो है आश्रित वाक्य है, इसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो ये हमारा रहा आज का वाक्य पर आधारित कुछ टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें।
और ऐसे देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें और हमें बताते रहें कि अगले टॉपिक पे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, आपको यह बता दें कि यह कुछ जानकारी जो हमने दिया इसी से रिलेटेड अब आपको MCQ फॉर्म में मिलते हैं कुछ ही देर में। तब तक के लिए धन्यवाद।